स्क्रीन तो आपकी है, पर अब आपका हुनर पूरे देश तक पहुंचेगा। नमस्कार। डिजिटल दुनिया में जिन क्रिएटर्स ने अपने हुनर से रील्स को रियल बनाया, लाइक्स को लाइव बनाया और फॉलोअर्स को फैमिली, आज वही टैलेंट पहुंच रहा है टीवी की सबसे भरोसेमंद स्क्रीन पर। डीडी न्यूज लेकर आया है क्रिएटर्स कॉर्नर, एक ऐसा मंच जहां सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर सिर्फ कंटेंट नहीं दिखाते, बल्कि अपनी कहानी, क्रिएटिविटी और कमिटमेंट भी शेयर करते हैं। यहाँ हर क्रिएटर को मिलेगा पूरा क्रेडिट। आपका नाम, आपका चैनल, आपकी पहचान, मंच हमारा, क्योंकि हुनर का सम्मान होना चाहिए और पहचान होनी चाहिए राष्ट्रीय। तो तैयार हो जाइए, रील से रियल तक, मोबाइल से मेन स्ट्रीम तक और सोशल मीडिया से राष्ट्रीय मंच के इस शानदार सफर के लिए आप देख रहे हैं क्रिएटर्स कॉर्नर, जहां क्रिएटर्स बनते हैं सेलिब्रिटीज। भारत की सेना के इतिहास में कुछ नाम ऐसे हैं जो सिर्फ बहादुरी के लिए कहानी नहीं, बल्कि अदम्य साहस की मिसाल बन जाते हैं। ऐसा ही एक नाम है मेजर मोहित शर्मा का। भारतीय सेना की एलीट स्पेशल फोर्स यूनिट 1 पैरा के कमांडो मेजर मोहित शर्मा का नाम सुनते ही दुश्मनों के हौसले पस्त हो जाते थे। असाधारण सैन्य कौशल और सूझबूझ के लिए मशहूर मेजर रोहित ने आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई में कई साहसिक ऑपरेशन को अंजाम दिया। उनकी बहादुरी का अंदाजा इसी से लगाया जा सकता है कि उन्होंने फर्जी पहचान बनाकर आतंकी संगठन हिजबुल मुजाहिदीन में घुसपैठ तक की और वहां से अहम खुफिया जानकारियां जुटाई, जो भारत की सुरक्षा के लिए बेहद महत्वपूर्ण साबित हुई। इस बहादुर जाबाज ने मातृभूमि की रक्षा करते हुए सर्वोच्च बलिदान दे दिया। मोहित शर्मा की उनकी अदम्य वीरता और बलिदान के लिए मरणोपरांत अशोक चक्र से भी सम्मानित किया गया। मेजर मोहित शर्मा की कहानी सिर्फ एक सैनिक की नहीं, बल्कि उस जज्बे की कहानी है जो भारत के वीरों को दुनिया में सबसे अलग बनाता है। अगर मुझ पर भरोसा नहीं है तो ये गन उठाओ और मुझे मार दो। जब इफ्तिखार भट्ट ने ये बात अपनी आतंकवादी कमांडर्स अबू सब्जार और अबू तुरारा से कही, वे डिसाइड नहीं कर पा रहे थे कि मामले को थोड़ा और कुरेद कर उसकी जड़ तक पहुंचा जाए, या पहले उस कहवा का आनंद ले जो इफ्तिखार भट्ट उनके लिए बना रहा था। कश्मीर के शोपियान के घने जंगल में एक ऑपरेशन की तैयारी चल रही, जिसके निशाने पर भारतीय सिपाही और निर्दोष लोग थे, जिनको अपनी तरफ बढ़ते खतरे का जरा भी अंदाजा नहीं था। जब इफ्तिखार ने तुरारा को एक गहरी नजर से देखा तो उसने कहवा के लिए इंतजार करना सही समझा। वो दरवाजे से टेक लगाकर खड़ा हो गया और अबू सब्जार पर बाकी का काम छोड़ दिया। सब्जार कोई आज का आतंकवादी तो था नहीं, ये दोनों ही कश्मीर में आतंकवादियों के रिक्रूटिंग चेन में बहुत ऊपर थे। कश्मीर की गलियों में उनका नाम चलता था और आतंक की तरफ रुझान रखने वाले युवाओं में वे काफी पॉपुलर भी थे। इस बार उनके बहुत ही खतरनाक इरादे थे, जिसमें कितने ही भारतीयों की जान दांव पर लगी थी। ऐसे में वो अपने तीसरे साथी इफ्तिखार पर शक कर रहे थे कि क्या ये वही आदमी है जो वो क्लेम करता है। इन्हीं सब बातों को सोचते हुए तुरारा ने कहा था कि आखिरी बार पूछ रहा हूं, सच बता दो। लेकिन जब इफ्तिखार ने साफ कह दिया कि अगर शक है तो वो बेशक उसे गोली मार दे, तो वो भी सोचने पर मजबूर हो गए। जब उनके हाथ में कहवा आया तो उन्होंने बड़े चाव से चुस्की ली और अपने आसपास के पेड़ों की सुंदरता निहारने लगे। कुछ पलों के लिए वे तीनों ही अपने हथियारों को भूल गए। AK-47 धाए, एक शार्प साउंड सुनाई दी। ये AK-47 की आवाज तो नहीं थी। फिर 2 बार बिल्कुल वही आवाज फिर से आई, धाए धाए। अबू तुरारा और अबू सब्जार जमीन पर गिर पड़े थे। उनके शरीर शांत हो चुके थे। पीछे इफ्तिखार खड़ा था। उसकी 9mm की पिस्टल अभी भी गर्म थी। वह 6 फीट 2 इंच का लंबी दाढ़ी वाला आदमी आराम से कहवा की चुस्कियां ले रहा था और शाम होने का इंतजार कर रहा था। इससे पहले बाहर निकलना खतरे से नहीं था। उसका असली नाम था मेजर मोहित शर्मा ऑफ 1 पारा स्पेशल फोर्सेस।
इस ऑपरेशन की तैयारी बहुत दिनों से चल रही थी कि आतंकवादियों के नेटवर्क को कैसे तोड़ा जाए। पाकिस्तान कारगिल की लड़ाई और उसके बाद की गतिविधियों से साफ बता चुका था कि उसका इरादा भारत को आतंकवाद के माध्यम से डिस्टेबलाइज करना है। केंद्र में अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार थी, जिसने 2001 में पार्लियामेंट के ऊपर हमले का दंश भी झेला था। ऐसे में भारत की सुरक्षा सिर्फ स्ट्रॉन्ग इंटेलिजेंस सिस्टम के माध्यम से ही हो सकती थी। जब मेजर मोहित शर्मा ने अपने डिटेल्ड प्लान को अमली जामा पहनाया तो उनके इरादे सख्त थे और तेवर बेहद खतरनाक। उन्होंने अपनी एक बैक स्टोरी बनाई, कैसे इंडियन आर्मी ने उनके भाई को मार दिया था और अब वो आतंकवादियों के साथ मिलकर भारत से अपना बदला लेना चाहते हैं। वो अपने इरादों में मजबूत थे, यहाँ तक कि एक बार आर्मी कैंप में जब किसी ने उन्हें उनके नाम से पुकारा तो उन्होंने बेहद ही सधे तरीके से मुड़कर कहा, मोहित नहीं, इफ्तिखार। इन दोनों नामों के बीच उतना ही फासला था जितना जिंदगी और मौत के बीच होता है, बिल्कुल धागे भर का। सुशीला और राजेंद्र शर्मा के घर हरियाणा के रोहतक जिले में 13 जनवरी 1978 को जन्मे मोहित 2 भाइयों में छोटे थे। एक सरकारी नौकरी वाले परिवार में माता पिता की तमन्ना उनको इंजीनियरिंग में भेजने की थी, लेकिन वो कब धीरे धीरे इंडियन आर्मी की तरफ चले गए थे इसका पता ही नहीं चला। डीपीएस गाजियाबाद से स्कूलिंग करने के बाद उन्होंने महाराष्ट्र के एक इंजीनियरिंग कॉलेज में दाखिला लिया और यहीं से एसएसबी क्लियर कर एनडीए में भर्ती हो गए। एनडीए में ट्रेनिंग के दौरान उनका निकनेम माइक हुआ करता था। दिसंबर 1999 में वो लेफ्टिनेंट के पद पर कमीशन हुए। उनकी पहली पोस्टिंग हैदराबाद में थी। यहाँ वो 5 मद्रास बटालियन में शामिल हुए और 3 साल तक इसको अपनी सेवाएं दी। इसके बाद उन्होंने स्पेशल फोर्सेस की ट्रेनिंग ली और जून 2003 में एक पैरा स्पेशल फोर्सेस में कमांडो के तौर पर नियुक्त हुए। सेना में रहते हुए कालूचक नरसंहार में, जिसमें आतंकवादियों ने 31 बेगुनाहों को मार डाला था, उनको स्पेशल कमांडो बनने के लिए प्रेरित किया। यहाँ से उनके और आतंकवादियों के बीच एक चूहे बिल्ली का खेल शुरू हो गया। शोपियान की घटना के बाद आर्मी में वो लेजेंड बन चुके थे, लेकिन उनके जीवन का सबसे बड़ा क्षण अभी नहीं आया था। कुछ सालों बाद उन्होंने कुपवाड़ा में एक ऑपरेशन को लीड किया। 21 मार्च 2009 की बात है। मेजर शर्मा को पता चला कि कुछ आतंकवादी हफरूदा के जंगलों में छुपे हुए हैं। अपनी टीम को लेकर मेजर शर्मा गश्त पर निकले। इसी दौरान उनकी टीम पर आतंकवादियों ने चारों तरफ से हमला कर दिया, जिसमें उनके 4 साथियों को गंभीर चोटें आई। मेजर शर्मा ने अपनी सुरक्षा की परवाह न करते हुए अपने 2 साथियों को बचाया और ग्रेनेड से 2 आतंकवादियों को मार गिराया। इस बीच एक गोली उनकी छाती में लग गई। इसके बावजूद वो लड़ते रहे और 2 और आतंकवादी मार गिराए। इस लड़ाई के दौरान मेजर शर्मा खुद भी वीरगति को प्राप्त हुए। उनके साथ मिशन पर गए लोगों ने बाद में कहा कि उन्होंने इतना साहसी अफसर कभी नहीं देखा, जिसने अपनी सुरक्षा से ज्यादा साथियों और भारत की परवाह की। उस ऑपरेशन में 12 आतंकवादी मारे गए, जो अगर जीवित रह जाते तो पता नहीं कितना नुकसान पहुंचा। मोहित शर्मा जैसे ऑफिसर्स ही हैं जो हम चैन से सोते हैं। उनको मरणोपरांत अशोक चक्र दिया गया। उनकी पत्नी रिश्मा शरीन अभी भी भारतीय सेना को अपनी सेवाएं दे रही है। एक पहल के रूप में शुरू हुआ मेक इन इंडिया आज भारत की आर्थिक ताकत की पहचान बन चुका है। आज ये शेर सिर्फ दिख ही नहीं रहा, बल्कि दुनिया के सामने दहाड़ रहा है। पिछले 11 वर्षों में मेक इन इंडिया ने भारत की तेजी से एक ग्लोबल मैन्युफैक्चरिंग हब की तरफ आगे बढ़ाया है। रिकॉर्ड एफडीआई इनफ्लो, व्यापार करने में आसानी यानी ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में बड़े सुधार और मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में नई ऊर्जा, ये सब इस बदलाव की कहानी बताते हैं। यानी साफ है कि मेक इन इंडिया सिर्फ एक सरकारी योजना नहीं, बल्कि नए भारत की आर्थिक क्रांति की एक बड़ी इबारत है। तो आखिर कैसे मेक इन इंडिया ने भारत को मैन्युफैक्चरिंग और इनोवेशन की वैश्विक ताकत बना दिया, इसी सफलता की पूरी कहानी बता रहे हैं एडवोकेट संयम खत्री अपने इस वीडियो में।
मेक इन इंडिया का शेयर आज सिर्फ दिखता ही नहीं बल्कि दहाड़ रहा है। वो कैसे? क्योंकि आज पूरी दुनिया एक भरोसेमंद मैन्युफैक्चरिंग हब चाहती है और वो भारत बनकर के आ रहा है। अभी हाल फिलहाल में हुई पोस्ट बजट वेबिनार में, जहां पर बड़े बड़े उद्योगपति, सरकार और ब्यूरोक्रेट से मिलकर के फैसला किया कि भारत को हम दुनिया का मैन्युफैक्चरिंग हब बनाएंगे। लेकिन इसकी तैयारी पिछले 10 सालों से चल रही थी। वो कैसे? पिछले 10 सालों में भारत ने 50,000 किलोमीटर से ज्यादा के नए हाईवेज बनाए हैं। उन हाईवे से सिर्फ आपकी गाड़ी की नहीं बल्कि आपके शहर की, आपके शहरों की एमएसएमई की भी रफ्तार बढ़ेगी, ताकि सिर्फ दिल्ली मुंबई जैसे महानगर ही नहीं बल्कि सोनीपत और जींद जैसे शहरों के व्यापारी भी आगे आ सके। साथियों, जब 2014 में हमारे देश के इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्शन मात्र $31 बिलियन की थी, वो आज बढ़कर के $133 बिलियन की हो चुकी है। आज आपके हाथ में जो नया फोन है उसके देसी होने के चांसेस 99% है। जहां 2014 में हम सिर्फ 1900 करोड़ के ही डिफेंस एक्सपोर्ट किया करते थे, आज वो आंकड़ा बढ़ करके 21,000 करोड़ का हो चुका है। जीडीपी की बात करें तो साल 2025-26 की जीडीपी ग्रोथ हमारी 7.6% रही है, जो कि दुनिया में बहुत अव्वल है। और वहीं अगर हम मैन्युफैक्चरिंग पीएमआई की बात करें तो ये रहा 56.9 का, जो कि एक बहुत ही सकारात्मक संदेश है। अभी पिछले महीने हुई इंडिया यूरोपियन फ्री ट्रेड एग्रीमेंट के बारे में आप सभी जानते होंगे। अब हमारे देश का व्यापारी, अब हमारे मेरठ, जींद, बुलंदशहर का व्यापारी अपना सामान यूरोप में भी भेज सकता है, लेकिन एक कंडीशन है सामान की क्वालिटी। इसी के अलावा अगर हम एफडीआई की बात करें तो साल 2014 से 24 के बीच में भारत को $600 बिलियन की एफडीआई मिली है, जो कि आज तक इतिहास में सबसे ज्यादा है। और पिछले ही हफ्ते भारत की पहली सेमीकंडक्टर असेंबली की इनॉग्रेशन भी कर दी गई है। साथियों, वो दिन दूर नहीं जब हमारा देश चाइना से भी आगे निकल जाएगा, क्योंकि 2047 में विकसित भारत सिर्फ सरकार का ही सपना नहीं बल्कि हम सबकी साझी जिम्मेदारी है, और ये सब हम मिलकर के पूर्ण करेंगे। भारत और कनाडा के रिश्तों में एक नई शुरुआत होती नजर आ रही है। कनाडा के प्रधानमंत्री मार्क कार्नी हाल ही में अपनी पहली आधिकारिक भारत यात्रा पर आए। इसे दोनों देशों के संबंधों के लिए एक अहम मोड़ माना जा रहा है। नई दिल्ली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मार्क कार्नी के बीच द्विपक्षीय वार्ता हुई और कई महत्वपूर्ण एमओयू पर हस्ताक्षर भी हुए। पीएम कार्नी ने कहा कि पिछले एक साल में भारत और कनाडा के बीच जितना संवाद हुआ है उतना 2 दशकों से भी ज्यादा समय में नहीं हुआ। तो इस दौरे में क्या मायने हैं और इसमें दोनों देशों के रिश्तों पर क्या असर पड़ेगा, इसी पर विस्तार से बता रहे हैं कंटेंट क्रिएटर ध्रुव शर्मा अपने इस वीडियो में। दोस्तों, भारत और कनाडा के रिश्तों में अब एक बड़ा बदलाव देखने के लिए मिल रहा है। कनाडा के प्रधानमंत्री मार्क कार्नी भारत आए और उनकी इस यात्रा को सिर्फ एक औपचारिक दौरा नहीं बल्कि दोनों देशों के रिश्ते की नई शुरुआत माना जा रहा है। मार्क कार्नी अकेले ही भारत नहीं आए थे, उनके साथ कई बड़े मंत्री और बड़ी बड़ी कंपनियों के सीईओज भी उनके साथ आए थे। उन्होंने भारत की तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्था की तारीफ करते हुए कहा कि पिछले कुछ सालों में भारत ने विकास की जो रफ्तार पकड़ी है वो दुनिया के लिए एक बड़ा उदाहरण है। और एक दिलचस्प बात भी उन्होंने कही, जब उनसे पूछा गया कि क्या भारत सिर्फ एक मिडिल पावर है, तो उन्होंने साफ कहा कि वो भारत को सिर्फ एक मिडिल पावर के रूप में नहीं देखते हैं। इसका मतलब साफ है, दुनिया में अब भारत को एक बड़ी ताकत के रूप में सीधे तौर पर देखा जा रहा है। और इस यात्रा में कई अहम फैसले भी हुए। भारत और कनाडा ने मिलकर तय किया कि 2030 तक दोनों देशों का जो व्यापार है वो $50 अरब तक पहुंचाने की भरसक कोशिश की जाएगी। इसके अलावा कई अहम क्षेत्रों में भी सहयोग बढ़ेगा, जैसे कि न्यूक्लियर एनर्जी। कनाडा भारत को यूरेनियम सप्लाई करेगा, जिससे भारत के परमाणु ऊर्जा प्रोजेक्ट्स को मदद मिलेगी। दूसरा, टेक्नोलॉजी, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, सेमीकंडक्टर और क्वांटम टेक्नोलॉजी में दोनों देश साथ मिलकर काम करेंगे। तीसरा, क्रिटिकल मिनरल्स, इलेक्ट्रिक गाड़ियों के लिए जरूरी खनिजों पर भी अब सहयोग दोनों देश आपस में बढ़ाएंगे। चौथा, एजुकेशन, AICTE और निक्टास के बीच समझौता हुआ है, जिसके तहत भारतीय छात्रों को कनाडा में इंटर्नशिप करने का अब मौका मिलेगा। कनाडा ने भारत के नेतृत्व वाले इंटरनेशनल सोलर अलायंस और ग्लोबल बायोफ्यूल्स अलायंस में भी शामिल होने का फैसला किया है। वहीं भारत ने भी कनाडा का समर्थन किया है कि वह इंडियन ओशियन रिम एसोसिएशन का सदस्य बने।
कुल मिलाकर देखें तो यह यात्रा भारत और कनाडा के रिश्तों की एक नई शुरुआत की तरह है। अब दोनों देश व्यापार, टेक्नोलॉजी और वैश्विक मुद्दों पर और ज्यादा मिलकर काम करते दिखाई दे सकते हैं। ओके, ड्रेस कॉर्नर में यहाँ पे बहुत छोटे से ब्रेक के लिए रुकते हैं, बहुत जल्द वापस आते हैं, आपको कुछ और महत्वपूर्ण वीडियो से रूबरू कराएंगे। हमें पता है चमकी चाट से क्या बना है सैंडविच, लस्सी और छाछ और हर घूंट में चमकी चाट ड्राई फ्रूट और दही बड़े चमकी चाट से स्वाद बढ़े और चाट पपड़ी दही बल्ले। चमकी चाट से बल्ले बल्ले सिर्फ चंकी चाट। जब धरती चीर कर निकलता है लोहे का पत्थर और मिलता है मोंगिया के जोश से, फिर तपता है, पिघलता है और बनता है फौलाद। अब होता है सरिया सारी खूबियों के साथ। मोंगिया स्टील, मजबूत देश का मजबूत सरिया। ट्रिंग ट्रिंग। हेलो, मैं तुम्हारे पापा के बचपन का दोस्त चतुर चाचा। प्रणाम चाचा जी। उनसे बेटे 5,000 लिए थे, अभी तुम्हें ट्रांसफर किया है बेटे, पर गलती से 50 चले गए। पेमेंट मैसेज चेक कर लो बेटे और बाकी 45 मुझे लौटा दो। आपका मैसेज बाद में, पहले अपना बैंक अकाउंट चेक कर लो। अरे मूर्ख ना हूँ मैं। शाबाश। यूपीआई कहता है कोई नकली पेमेंट का मैसेज भेजकर पैसे वापस मांगे तो उसे कहो मैं मूर्ख नहीं। जाइए आप भी किसी का टेस्ट लीजिए। विभाग अनेक, कंप्लेंट बॉक्स 1। किसी भी सरकारी दफ्तर, विभाग या बैंक से जुड़ी शिकायत के लिए pgportal.gov.in पर जाएं, रजिस्टर करें, संबंधित विभाग चुनें, शिकायत दर्ज करें और ट्रैकिंग आईडी नोट करें। एसएमएस या ईमेल पर एक्नॉलेजमेंट पाएं और शिकायत का जवाब सीधे मंत्रालय से प्राप्त करें। अब तक 1 करोड़ 12 लाख से अधिक भारतीयों ने भरोसा जताया। सीपी ग्राम्स, आपकी हर शिकायत का हल। अभी शिकायत दर्ज करें pgportal.gov.in। जरा सी हंसी दुलार जरा सा जरा सी अनबन प्यार जरा सा मेरी पसंद, मेरी पसंद, मेरी पसंद, मेरी पसंद, हमारी पसंद, हम सब की पसंद। मजबूत देश का मजबूत सरिया, मोंगिया स्टील। गोल्डी छोले मसाले, जहाँ जाएं रिश्ते बनाएं। गोल्डी लाए हैं फ्रेश लॉक टेक्नोलॉजी, जो रखे मसालों को हर समय फ्रेश। और इस छोटे से ब्रेक के बाद आपका एक बार फिर से स्वागत है। आप देख रहे हैं क्रिएटर्स कॉर्नर। नौकरी का इंटरव्यू बहुत से लोगों के लिए यह सिर्फ एक प्रक्रिया नहीं बल्कि सपनों की पहली सीढ़ी होता है। लेकिन अक्सर अच्छे कैंडिडेट भी इंटरव्यू में इसलिए पीछे रह जाते हैं क्योंकि उनके पास या तो पर्याप्त नॉलेज नहीं होती या फिर आत्मविश्वास की कमी रह जाती है। दरअसल किसी भी इंटरव्यू में 2 चीजें सबसे ज्यादा मायने रखती हैं, नॉलेज और कॉन्फिडेंस। अगर इन दोनों का सही संतुलन हो तो इंटरव्यू में सफलता की संभावना कई गुना ज्यादा बढ़ जाती है। इन्हीं 2 अहम गुणों को मजबूत बनाने के लिए कंटेंट क्रिएटर नेहा गर्ग ने अपने इस वीडियो में 5 आसान और असरदार स्टेप्स बताए हैं। देखिए, इंटरव्यू के लिए ना 2 चीजें सबसे ज्यादा जरूरी होती है। पहला, आपका नॉलेज, आप जानते क्या हो। दूसरा, आपका कॉन्फिडेंस, आप जो जानते हैं उसे बताने के लिए। इसलिए आज के मेरे ये 5 टिप्स इन्हीं 2 चीजों को डेवलप करने में आपकी मदद करेंगे। टिप नंबर 1, practice giving interviews as much as you can. You can do this in 2 ways. Number 1, by giving interviews to yourself in the mirror. Make sure that you eye contact yourself in the mirror just as you would talk to an interviewer during a live interview. And the second way is to use mock interview simulators. Today, these simulators are offered by various brands on the internet, so you can easily find them. Tip number 2, always back your answers with examples, especially when you're talking about any of your trades.
For example, if you want to talk about your problem-solving nature, give the panel an instance where you have used your skills and have contributed in solving a major issue. This will build the trust of the panel in you. Tip number 3. Study the role and the company very well. Always do research about the role as well as the company before appearing for an interview. This will help you give better answers during the interview. Moreover, the hiring managers often like such candidate who comes with such study because it shows higher level of interest of a candidate. Tip number 4. Take care of your body language. Body language speaks louder than the words. It should neither show lack of confidence nor pride. Tip number 5. Identify a problem that you can solve. Hiring managers often like candidates who can solve any of the existing issues in the company because that shows your high level of interest in the job role. You can identify such problem while studying about the company and the job role and also by contacting the various references within the company. नमस्ते, मैं हूं नेहा गर्ग। सोशल मीडिया पे सब मुझे इंस्टा वाली HR के नाम से जानते हैं। मैंने बतौर रिक्रूटर 7 साल काम किया है, इसलिए मैं हायरिंग को थोड़ा डिटेल में समझती हूँ। और अगला वीडियो आपके स्वास्थ्य से जुड़ा हुआ। आज की भागदौड़ भरी जिंदगी में हेडेक और माइग्रेन एक आम सी समस्या बनती जा रही है। लगातार स्क्रीन टाइम, तनाव और अनियमित लाइफस्टाइल की वजह से बड़ी संख्या में लोग इससे परेशान हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं कि आयुर्वेद में इसके लिए कई आसान और असरदार उपाय बताए गए हैं जो बिना किसी साइड इफेक्ट के राहत दिला सकते हैं। आयुर्वेद चिकित्सक डॉक्टर शरद कुलकर्णी अपने इस वीडियो में माइग्रेन और सिर दर्द से राहत पाने के कुछ खास आयुर्वेदिक नुस्खे और जरूरी टिप्स बता रहे हैं। बहुत सारे लोगों को जो हेडेक आता रहता है, जिसको हम माइग्रेन करके टर्मिनोलॉजी देते हैं, तो इसके बहुत सारे ट्रिगर फैक्टर्स रहते हैं। किसी को अगर जोर से आवाज़ आ गया तो ये हेडेक शुरू हो जाता है। बहुत दिन भर थकान हो गया तो भी ये हेडेक आ सकता है। और अगर कोई ब्राइट लाइट बहुत ज़ोर से देख रहा है या ज़्यादातर देख रहा है तो उसको भी ऐसे हेडेक आ सकता है। तो ऐसे हेडेक के लिए सपोर्टिव थेरेपी के तौर पर हम ये सिंपल एक रेमेडी कर सकते हैं आयुर्वेद का, जो कि हम बोलते हैं प्रतिमर्शनस्य। हर रात सोने से पहले 2 बूंद तिल का जो तेल रहेगा या अनुतेल भी मिलता है बाहर आयुर्वेदा शॉप में, उसको थोड़ा हल्का सा इनडायरेक्ट से गर्म करके, मतलब गर्म पानी में वो जो ऑयल रहेगा उसको एक छोटे से कंटेनर में डाल के या बॉटल में डाल के उसको हल्के से गर्म पानी में रख के, ज़्यादा गर्म नहीं रहना है, हल्के से गर्म पानी में रख के उसको थोड़ा गुनगुना गर्म करके तेल को 2 बूंद सोने से पहले इस नाक में और 2 बूंद इस नाक में आपको इंस्टिल करके सो जाना है। तो ऐसे अगर हम रेगुलरली करते जा रहे हैं तो आप देख पाएंगे कि ये जो अनयूजुअल हेडेक्स आ रहे हैं, चाहे वो एक साइड में हेडेक आ रहा हो या सिर्फ फ्रंट में आ रहा हो, सिर्फ बैक में आ रहा हो या लेफ्ट साइड में आ रहा हो, तो ये जो है अलॉन्ग विद द जो आपका ट्रीटमेंट रहेगा उसके साथ साथ इसको अगर हम कर रहे हैं तो बहुत सारा जो है रिलीफ में मिल सकता है अगर हम इसको कर रहे हैं तो। और अगर कोई चाहता है कि नहीं सर मैं ऑयल नहीं डाल सकता नाक में, किसी को ये अच्छा नहीं लगता है, तो वो लोग क्या कर सकते हैं, एक प्रैक्टिशनर से जल नीति सीख के जल नीति भी वो कर सकते हैं, जो कि योगा का है। आयुर्वेदा का नस्य जो मैं बोल रहा था, योगा में जल नीति है, तो जल नीति भी वो प्रैक्टिस कर सकते हैं। हालांकि उसमें ट्रेनिंग की ज़रूरत होती है और ट्रेनिंग के बाद में भी जल नीति के बाद कपालभाति का भी करना बहुत ज़रूरी होता है, तो वो डेफिनेटली हमें ट्रेनिंग लेके ही करना पड़ता है। लेकिन ये जो प्रतिमर्श नस्य बोल रहा था मैं, 2 बूंद तिल तेल का, ये कोई भी कर सकता है, ये बहुत अच्छा है ओवरऑल हमारे स्कैल्प के लिए। ओवरऑल जो सिर बोलते हैं या शिर बोलते हैं संस्कृत में, पूरा हेड रीजन जो है उसके लिए बहुत ही बेहतरीन एक सपोर्टिव ट्रीटमेंट के तौर पर या थेरेपी के तौर पर ये हम कर सकते हैं। और इससे बहुत सारे लोगों का हाफ हेडेक हो या फ्रंट हेडेक हो वो कम हो चुका है ऑलरेडी। तो इसी के साथ आज के क्रिएटर्स कॉर्नर के क्रिएटिव एपिसोड में बस इतना ही। अगर आपके अंदर भी कुछ अलग करने का जज्बा हो तो आप अपना कंटेंट हमें ddnews.creatorscorner@gmail.com पर भेज सकते हैं, या फिर आप हमें
8130555806 नंबर पर व्हाट्सएप कर सकते हैं, क्योंकि क्रिएटर्स कॉर्नर में हर क्रिएटर की कहानी मायने रखती है और हर आवाज को मिलता है पूरा सम्मान, पूरा क्रेडिट। अगले एपिसोड में फिर मिलेंगे नई सोच, नए चेहरों और नई क्रिएटिव उड़ान के साथ। क्रिएट करते रहिए, प्रेरित करते रहिए और देखते रहिए क्रिएटर्स कॉर्नर, सिर्फ डीडी न्यूज पर।